जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर। और विषय है उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग एक्ट 1972। इसके पूर्व भी मैंने लगभग 46 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लोकल लॉ से संबंधित अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग जरूर देखें। और खासकर उन व्यक्तियों से मेरा निवेदन है जो मेरे नियमित दर्शक हैं, जो वीडियो को वॉच करते हैं, वो एक भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि परीक्षा देने के उपरांत जब कभी आप वीडियो मेरा देखेंगे, जो शेष वीडियो बचा हुआ होगा, तो आपको लगेगा कि काश मैं वो वीडियो देख लिया होता तो मेरा ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे जितने भी वीडियो हैं उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित संपूर्ण वीडियो देखिए और उसका लाभ उठाइए। तथा साथ में जिन व्यक्तियों द्वारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है उनसे भी आग्रह है कि तुरंत सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोग को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आते हैं विषय पर। आज का विषय है धारा 22 और धारा 24। धारा 22 और 24 को हम लोग तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करेंगे कि 22 और 24 में जो बातें कही गई हैं, कुछ देखने को मिलता है जब हम धारा 18 को पढ़ते हैं, धारा 19 को पढ़ते हैं और धारा 16 को पढ़ते हैं। तो इन सब धाराओं में आखिर अंतर क्या है? क्योंकि जब हम लगातार पढ़ते जाते हैं तो हमें लगता है कि जो बातें वहाँ कही गई है वही बातें यहाँ भी कही गई है, तो आखिर अंतर क्या है? तो ये अंतर हम लोग को देखने को ये मिलता है जब इन धाराओं का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी का अंतर होता है। जैसे हम धारा 16 में देखते हैं तो उसमें जो अथॉरिटी है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अथॉरिटी है, वहाँ न्यायपालिका का कोई लेना देना नहीं है। अब धारा 24 का जो प्रयोग करना चाहता है किराएदार, या धारा 19 का जो प्रयोग करना चाहता है किराएदार, वो किस अथॉरिटी से अपने समस्याओं का निवारण कराना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो निर्मुक्ति आदेश धारा 16 में दिया गया है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो उसके पास धारा 19 में यह भी रेमेडी है कि या तो जिला न्यायाधीश के यहाँ भी चाहे तो कर सकता है, या चाहे तो जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ भी कर सकता है। ये दोनों ऑप्शन वहाँ पे है। यहाँ भी धारा 24 को जब हम लोग देखते हैं कि पुनः प्रवेश की बात जो कही गई है, तो इसमें जब सब क्लास 1 की बात हम लोग करते हैं तो इसमें जिला न्यायाधीश को पावर दिया गया है और नियत प्राधिकारी को दिया गया है। लेकिन जब सब क्लास 2 हम लोग देखते हैं तो उसमें जो बातें कही गई हैं धारा 24 का उपधारा 2, तो उसमें कहा गया है कि जो 20 के 1 के खंड बी के आधार पर कोई मकान मालिक मकान खाली करवाया है, निर्मुक्त कराया है, अर्थात कोई ऐसा मकान है जो जीर्णावस्था में है, तो उसको गिराने के पश्चात, या गिराया नहीं है उसने, 1 महीना का समय बीत गया है, तो यही कह रहा है, तब यहाँ पे जुडिक्शन हो जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वह व्यक्ति जो किराएदार है, यदि उसको उसका लाभ लेना है पुनः प्रवेश का, जिस आधार पर वो मकान को खाली कराया गया है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन 24 के उपधारा 2 के तहत दे सकता है। अब ये चीज और धारा 19 को और धारा 18 और धारा 16 को हम लोग पढ़ते हैं तो प्रक्रियाएं लगभग आपको सेम दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ भी धारा 22 को हम लोग देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि धारा 21 और धारा 24 की अपील यहाँ होगी। लेकिन जब धारा हम 18 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये कहा गया है कि धारा 16 और धारा 19 का अपील नहीं होगा, पुनरीक्षण होगा। तो ये कुछ अंतर है जिसको आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना होगा, क्योंकि प्री में इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं हम लोग धारा 22 का और धारा 24 का अध्ययन कर लेते हैं। धारा 22 में कहा गया है कि धारा 21 धारा 24 के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील, तो ये अपील 30 दिन के भीतर होता है और जिला न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है। तो जो व्यक्ति क्षुब्ध है वो धारा 21 में या धारा 24 से, तो वो जिला न्यायाधीश के यहाँ अपील 30 दिन के भीतर दाखिल कर सकता है और रेमेडी प्राप्त कर सकता है।
अब इसमें जो 21 में बातें कही गई हैं, हम पूरे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि कुछ मामलों में जो अध्यासन से निर्मुक्ति का, जो किराएदार के अध्यासन में मकान है उसकी निर्मुक्ति के कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर एक मकान मालिक निर्मुक्त करा सकता है। और धारा 24 में बताया गया है कि जिन आधारों पर निर्मुक्ति कराई गई है उन आधारों का पालन नहीं किया जा रहा है, उन शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस आधार पर जिन शर्तों के अधीन धारा 21 में मकान को खाली कराया गया, यदि उन शर्तों का पालन मकान मालिक द्वारा नहीं किया जा रहा है तो किराएदार को फिर धारा 24 में यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो नियत प्राधिकारी के समक्ष या जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करे और आवेदन में उन कारणों को लिखित करते हुए कि मकान मालिक द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन किया गया है, फिलहाल मुझे पुनः प्रवेश दिलाया जाए, तो उसको पुनः प्रवेश का आदेश दिया जाएगा। और इसका जो कंप्लायंस होगा धारा 22 का, वो धारा 23 में बता रहा है कि जो कुछ भी आदेश दिया जाएगा धारा 22 में या धारा 21 में, यदि उसमें कोई व्यक्ति, चाहे वो मकानदार हो चाहे किराएदार हो, वो यदि उसका बलात् विरोध करता है तो बल प्रयोग भी किया जाएगा और बल प्रयोग के तहत उसको खाली कराया जाएगा। अब 24 को हम लोग देख लेते हैं। तो 24 में जो उपधारा 1 है वो यही बात कहता है कि जो धारा 21 और धारा 22 में अर्थात जो अपील किया गया है या धारा 21 में जिन आधारों पर उसको आदेश दिया गया है या अपील में धारा 22 में जो आदेश दिया गया है उसके अनुवर्तन में यदि मकान मालिक द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तो किराएदार को यह अधिकार होगा कि यथास्थिति चाहे तो वो जिला न्यायाधीश के यहाँ या नियत प्राधिकारी के यहाँ तदर्थ आवेदन दे सकता है और उसके बाद उसकी सुनवाई के उपरांत जो भी निर्णय लेना होगा ये निर्णय लेंगे। उपधारा 2 में जो बातें कही गई हैं वही जीर्णावस्था के आधार पर जो 21 में धारा 21 की उपधारा 1 के खंड बी में दिया गया है कि जीर्णावस्था के आधार पर उसको मकान को खाली कराया जा सकता है क्योंकि उसको गिराना अनिवार्य हो जाता है। अगर जो उस आधार पर कोई मकान खाली कराया गया है और उस मकान को 1 महीने के भीतर नहीं गिराया जाता है या गिराने के पश्चात जो शर्तें थीं कि उसका पुनर्निर्माण करने के पश्चात उस किराएदार को पुनः प्रवेश दिया जाएगा, नहीं कराया जाता है, तब उस कंडीशन में किराएदार को यहाँ एक रेमेडी मिल रही है कि वह अपने मकान मालिक के विरुद्ध पुनः प्रवेश के लिए जिला मजिस्ट्रेट के आवेदन कर सकता है। तो हम लोगों को इन धाराओं में सिर्फ ये चीज दिमाग में बैठाना है कि किन धाराओं में कौन सी अथॉरिटी है जिसके समक्ष आवेदन हो सकता है, पुनरीक्षण हो सकता है, अपील हो सकता है। बाकी के जो फैक्ट्स हैं वो सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। बेयर एक्ट आप लोग जरूर पढ़ें। वीडियो बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेयर एक्ट पढ़ लें। इस धाराओं को जो मैंने बातें कही हैं उसका आप लोग कंपेयर करके देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।